गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोग प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है हम लोगों ने, और प्रीवियस ईयर्स में हम लोग 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और चौथा जो चैप्टर है हमारा, वो हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के, वो एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। और आज की क्लास में जो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री है और जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, उसके क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो, ए मेटल दैट फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, एक धातु जो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। नीचे जो है 4 एलिमेंट दिए गए हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और निकिल। और ये पूछा है कि इनमें से कौन सा जो मेटल है, ये सारे के सारे मेटल हैं, इनमें से कौन सा मेटल है जो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। देखो, मैंने आपको ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री में करवा भी रखा है, और फिर आपको आज बताता हूँ। देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेकंड ए, ठीक है, उसके बाद सेकंड बी ग्रुप, ठीक है, उसके बाद थर्ड ए ग्रुप, उसके बाद फोर्थ ए ग्रुप, उसके बाद फिफ्थ ए ग्रुप, उसके बाद सिक्स्थ ए ग्रुप, ठीक है, और उसके बाद सेवंथ ए ग्रुप में क्या क्या आता है। देखो, ध्यान से समझ लेना। इधर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। इधर देखें आगे, इधर क्या क्या आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। इसमें जो आता है, देखो ये ध्यान रखना, जिंक, कैडमियम, Hg। मैंने एक बार डी ब्लॉक को स्किप कर दिया है, डी ब्लॉक हम लोग लिख नहीं रहे, हम लोग बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करेंगे। इसमें आ जाएंगे बोरोन, जस्ट 1 मिनट, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इधर क्या क्या आ जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, स्टेनस और पीबी। इधर क्या क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इधर क्या क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलिनियम। इधर आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटीन। अब देखो, आप लोग समझ लो यहाँ से। अब समझना क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से आप इस तरह से हम लोग एक बाउंड्री बनाते हैं, और वो बाउंड्री किस तरह से बनेगी, कुछ इस तरह से वो बाउंड्री बनेगी। ध्यान रखना, यहाँ से ये हो गया। इधर से हम लोग क्या क्या लेंगे, बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन को आगे फास्फोरस, फास्फोरस के आगे इस लाइन को हम लोग ऐसे ले आए। अब देखो, इसको समझने से पहले भी 2 चीजें बता देता हूं मैं। देखो, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, ध्यान रखना, वो सारे के सारे, सॉरी, जो, जस्ट मैंने उल्टा लिख दिया, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे ऑक्साइड बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। ये ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। इसका मतलब ये सारे मेटल्स हैं, ये बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, और ये वाले सारे, ये वाले सारे, ये वाले सारे नॉन मेटल हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। और ये जो बीच में लिखे हैं, ये वाले बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, जर्मेनियम, स्टेनस, पीबी, आर्सेनिक, एसपी, बिस्मिथ, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक, कैसे, एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएंगे, जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक जनरल आइडिया मैंने दे दिया है।
अब देखो ये तो पूरी पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में हमने बात कर ली है। अब देखो इसमें कहीं भी हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं। देखो यहां से एक चीज और समझ लो, ये जितने भी मेटल हैं जैसे Na2O, LiO, ये ध्यान रखना K2O, ये सारे के सारे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड MgO, ये सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड होंगे, जबकि इनके जो ऑक्साइड होंगे सल्फर डाइऑक्साइड, इसके जो ऑक्साइड होंगे CO2, ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड होंगे। तो ये तो एक तरह से S ब्लॉक और P ब्लॉक की बात हो गई। अब अगर हम लोग बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, एक बार नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग, नया पेज लेके हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3 कंडीशंस हैं। एक तो जो मेटल्स हों वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और एक जो मेटल्स हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो ध्यान रखना, अगर कोई ऑक्साइड है और उसमें मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसकी जो नेचर होगी वो बेसिक नेचर होगी, ध्यान रखना। अगर कोई मेटल है लो ऑक्सीडेशन मेटल जो होगा वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, और अगर कोई मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ध्यान रखना हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। समझ लो आप अच्छी तरह से। और अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, न ज्यादा कम हो न बहुत ज्यादा हो, तब आपका जो ऑक्साइड बनेगा वो एम्फोटेरिक उभयधर्मी नेचर का होगा। कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं, मैं बताऊंगा, जो बिल्कुल ना तो एसिड से रिएक्शन करते हैं ना ही बेस से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग एक एग्जांपल ले लें, देखो समझना, Na2O, MgO, ये दोनों के दोनों आपको पता है बेसिक ऑक्साइड होंगे क्योंकि ये मेटल्स में आते हैं। उसके बाद देखो Al2O3 और SiO2, आप उस ग्राफ से देख लो, ये दोनों ऑक्साइड जो आएंगे वो एम्फोटेरिक नेचर में आएंगे, उभयधर्मी, एसिड का भी काम करेंगे बेस का भी काम करेंगे। और अगर ऐसे ही हम लोग P4O10, ये देखो हम लोग नॉन मेटल्स में आ गए हैं, Cl2O7, ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड होंगे। अब पर्टिकुलर हम लोग डी ब्लॉक की बात कर ले, तो डी ब्लॉक में देखो अगर हमारे पास ये वाले ऑक्साइड है MnO, Mn3O7, Mn2O3, MnO2, Mn2, जस्ट 1 मिनट, Mn2O7, देखो यहाँ पर मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2, यहाँ पे जो है वो 14/3, यहाँ पर जो आएगा वो +3, यहाँ पर जो आपका आएगा वो +4, और यहाँ पे जो आपका आएगा वो आ जाएगा +7। क्या आ जाएगा आपका? +7। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो देखो ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है। फिर इंपॉर्टेंट चीज, ये तीनों इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये तीनों के तीनों एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, और यहाँ पर ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये आपका एसिडिक नेचर का होगा। आप समझ लो अच्छी तरह से एक एक लाइन को। इसका मतलब देखो एक बात समझना आप लोग, यहाँ से वापस मैं आता हूँ, इस पूरी टेबल जो मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी, और अगर अप टू डाउन जाएंगे तो ध्यान रखना बेसिक नेचर इंक्रीज होगी। ये पीरियोडिक टेबल में ये पीरियोडिसिटी है किसकी? ऑक्साइड्स की। ये थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक बात और कह सकते हैं कि हम लोग अगर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ध्यान रख लेना, तो यहाँ पर एसिडिक करैक्टर जो होंगे वो आपके इंक्रीज होंगे। ये सारा का सारा आप समझ लो अच्छी तरह से। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं जो आपको याद रखनी है। देखो कुछ ऑक्साइड्स ध्यान रखना, लिख लेना, H2O, CO, NO, N2O, ये कुछ ऑक्साइड्स हमेशा न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद रख लेना, न्यूट्रल ऑक्साइड्स।
इसके अलावा बाकी सही है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं लिख दूं, BeO, Al2O3, ZNO, Cr2O3। ध्यान रखना ये सारे के सारे इस टेबल से देख लेना, ये एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, उभयधर्मी, एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे। कई बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, SO2 या CO2 ये दोनों ऑक्साइड जो हैं वो नॉन मेटल्स के हैं, तो ध्यान रखना एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होंगे? एसिडिक नेचर के। अब आप ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है। एक धातु जो अम्लीय ऑक्साइड बना सकता है, ये तो आपका एम्फोटेरिक बनाता है, ये भी एम्फोटेरिक बनाता है। निकिल हमेशा +2 ऑक्सीडेशन में स्टेट है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये एसिडिक नहीं होगा। ध्यान रखना क्रोमियम +6 में भी जा सकता है, इसलिए ये क्रोमियम जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से अगर आपसे कोई पूछ ले, ये जो Cr2O3 है वो एसिडिक क्यों हुआ, तो वो एम्फोटेरिक क्यों हुआ? वो एम्फोटेरिक इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अगर +6 होता, ध्यान रखना, तो ये एसिडिक नेचर का होता। जैसा कि हम लोग CrO3 की बात करें, CrO3 जो है या क्रोमिक एसिड जो है, CrO3 + H2O मतलब H2CrO4, ये क्रोमिक एसिड है। ये क्रोमिक एसिड भी हमेशा एसिडिक नेचर का होता है, नाम से ही क्लियर है, क्योंकि यहां पर भी जो क्रोमियम है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होगा? +6 होगा। ध्यान रख लेना इस बात, आप अच्छी तरीके से समझ लो, कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका क्या चला गया? वो आपका क्या गया? जो क्वेश्चन है वो क्रोमियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, ध्यान रख लेना, कहीं भी कोई भी इशू आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो इसमें कोई ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है विटामिन B12 कंटेंस, विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट होता है? कोबाल्ट होता है। और ध्यान रखना कोबाल्ट भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये भी आप लोग याद रखना। कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? देखो ये आपको बहुत अलग अलग मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना आप जब हुई की बुक देखोगे, कौन सी बुक? हुई की बुक देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये कहां पर दे रखा है। हुई की बुक में आप देख लेना, जो विटामिन B12 है उसमें जो मेटल होता है वो कोबाल्ट, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निकिल कार्बोनाइल NiCO4 की आकृति कैसी है? तो देखो ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ही देखना है आपको। बाकी जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उनके भी 2 वीडियो में डाल दूंगा कल, फर्स्ट ग्रेड के कोर्स में। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में तो है ही कोई इशू नहीं है, फर्स्ट ग्रेड के कोर्स में भी 2 वीडियो डाल देंगे। तो सबसे पहले देखो इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन से इनकी स्ट्रक्चर निकालते हैं। तो देखो NiCO4 समझो ध्यान से, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो है आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल प्लस स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0। 0 कंडीशन में निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3D8 4s2, ठीक है। अगर हम लोग अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए तो देखो मैंने आपको बता रखा है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। देखो हमें कितने इलेक्ट्रॉन बनने? 8, 8 2 10, 1 2 3 4, ये 3D, ये 4s और ये 4p, और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल। अब हमें 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 10 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद देखो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? 1 2 3, रुक जाओ, फिर आप देखो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे अब पहले पेयरिंग करवाओ, और उसके बाद बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन भर दो। का मतलब 3D तो पूरा भर गया, इसलिए 4 लिगेंडों के लिए 4 ऑर्बिटल काम में आएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इस कंपाउंड में निकिल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। इसका मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो टेट्राहेड्रल, एकदम सिंपल। कौन सी स्ट्रक्चर होगी? टेट्राहेड्रल।
ध्यान रख लेना इस बात का। और अगर आपसे देखो फिर बात कर रहा हूं, अगर यहाँ से मैग्नेटिक नेचर के बारे में पूछा तो ध्यान रखना सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ध्यान रख लेना। अगर आपको डाइपोल मोमेंट सॉरी आपको जो मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, और पेयर्ड नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा कितना होता है, 0 होता है। मैग्नेटिक डी ब्लॉक का मैग्नेटिक फॉर्मूला है n+n/2। ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है किसके लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, आगे चले तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका चतुष्फलकीय हो जाएगा, मींस टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखो अब वापस क्वेश्चन आ गया, देखो थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कार्बोनाइल इज पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक होने के लिए उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखो 2-3 तरीके हैं इसके। अब आप या तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो बहुत टाइम लगेगा, या दूसरा तरीका है कि हम लोग जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है उसके अकॉर्डिंग देख लें। देखो ध्यान रखना, जिस भी कंपाउंड में 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन, उसके टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 36 हो गए तो 36 होने का मतलब होता है उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले कौन 36 रूल को या 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। निकिल के कितने, निकिल का कितना है 28 + 8 तो कितना हो गया 36। में कितना हुआ देखो, क्रोमियम है तो 24 + 12 कितना हुआ 36। एक एक करके देख लेते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितना होगा देखो 36 + 10 कितना हुआ 36। और इसमें देख लेते हैं, देखो वेनेडियम वाले में स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम 23 + 10 33। अब देखो सीधा सा कंसेप्ट है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। अगर 36 है तो पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, सारे के सारे ऑर्बिटल भरे होंगे, ये पेयर्ड होंगे, ये पेयर्ड होंगे। लेकिन 33 तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, और उसी अनपेयर्ड की वजह से ये जो कंपाउंड होगा वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। बाकी सारे कंपाउंड जो हैं वो डायामैग्नेटिक। ये थोड़ा सा अब ध्यान रखना हमेशा, कैसे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो चेक कर सकते हैं इन सब की, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक बार, अदरवाइज फिर आप लोग बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाओगे, ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कंसेप्ट मैं बता देता हूं। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक बॉन्ड विल बी प्रेजेंट, सबसे शक्तिशाली धात्विक बंध उपस्थित होगा। मतलब कुछ मेटल्स दिए गए हैं और आपसे पूछा है इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड कौन बनाएगा। तो देखो मैंने क्लास में तो करवाई रखा है, उनको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी मैंने बता रखा है कि जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, ध्यान रखना, जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मींस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसका मेटेलिक स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर हम लोग इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो Fe का एटॉमिक नंबर 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2। तो ध्यान रखना यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जब 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो पहले 5 और एक छठवा है, ध्यान रखना। मैग्नीज में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नीज का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 6s1, मतलब 5 और 1 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग जो मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा वो आपका कौन बनाएगा, क्रोमियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे कंसेप्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, इन द कॉम्प्लेक्स FeCOX द वैल्यू ऑफ x, FeCOX में x का मान क्या होगा। तो देखो मैंने खूब बताया आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, इस तरह के कंपाउंड्स में अगर x निकालना है तो हम ये चेक करेंगे कि ये कब x का मान कितना हो कि ये 18 या 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर दे, या फिर आयरन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 36 हो जाए। अब देखो आयरन में इटसेल्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सॉरी 5 मैंने लगा दिया, 5 नहीं लगाना है, यहाँ पे x लगाना है फिलहाल। तो इसमें तो कितने हैं 26, और देखो प्लस देखो यहाँ पे ये CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2, ठीक है, इनटू x बराबर 36, ये होना चाहिए, क्योंकि 36 करना है टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स मिला करके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड और मेटल के इलेक्ट्रॉन मिला करके। तो देखो यहाँ पे 26 प्लस 2 प्लस x बराबर 36, ठीक है, और 36 में से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ पे, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो जस्ट सॉरी एक मिनट, मैंने गड़बड़ नहीं है, मतलब लिखने में मिस्टेक कर दिया, दोबारा लिखता हूँ। 26 प्लस 2x बराबर 36, 2x बराबर 36 माइनस 26, 2x बराबर 10, x बराबर 5। बस सीधा सा कंसेप्ट है, बाकी आपको अगर आने लग गई चीजें तो आप सीधा भी निकाल सकते हो कि मैं 5 रखूंगा तो 5 दूनी 10 और 26 इसके कितने हो जाएंगे 36, इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, यहाँ क्वेश्चन से क्वेश्चंस को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को आप लोग एक्स वैक्स लगा करके निकालते हो तो क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है, मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को। आप अपना एक कंसेप्ट डेवलप किया करो हमेशा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका खुद का एक कंसेप्ट होना चाहिए। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि अगर आपने खुद का कोई कंसेप्ट बना लिया तो फिर आपके क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ये ट्रिक ढूंढते हो आप लोग, ये तरीका एक्स वैक्स मान के करते हो, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देंगी। लेकिन अगर आपने खुद का एक बिल्ड कर लिया, एक तरीका बिल्ड कर लिया कि नहीं मुझे इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, तो यकीन मानिए आपके क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ए लिगेंड इज, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसमें लिगेंड को क्या माना गया है, और ये आपको सबको पता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो एक सीधे ही याद आ जाएगा। जो है हम लोग एक लिगेंड को हमेशा पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर करते हैं, ये ध्यान रख लेना भाई, एनायन की फॉर्म में नहीं करते, ध्यान रखना कभी भी। हमेशा किसकी फॉर्म में कंसीडर करता है, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो लिगेंड को हमेशा पॉजिटिव चार्ज के रेफरेंस में कंसीडर करता है। ध्यान रखना, वो मेटल आयन को मेटल आयन कंसीडर करता है, लिगेंड को वो पॉइंट चार्ज कंसीडर करता है, और इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ध्यान रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से बेसिकली आयनिक बॉन्ड बनता है। अच्छी तरह से समझ लेना। तो इस क्वेश्चन का तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो तो आपका बिंदु आवेश चला जाएगा। क्या जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बिंदु आवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बधात्विक यौगिक है। तो देखो यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है, कार्बधात्विक यौगिक का मतलब क्या होता है, वो सारे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड हो। अब ध्यान रखना यहाँ पर भी मेटल कार्बन बॉन्ड आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। आपको सबको पता है कि ये ऑक्सीलेट आयन है, और यहाँ पे जो जुड़ता है वो मेटल ऑक्सीजन से जुड़ता है, इसलिए इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं होता है, ध्यान रख लेना। अब आपको एक चीज और लग रही होगी कि FeCN6 वाला, इसमें जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करता है वो नाइट्रोजन करता है। तो ध्यान रखना, जो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट सिंथेटिक
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो था वो जैसेज ने बनाया था। किसने बनाया था? जैसेज ने बनाया था। और उसी के नाम पे इसको क्या बोला जाता है? जैसेज साल्ट। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ध्यान रख लेना। माइनस, ये फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसे 1827 में विलियमसन जे जैसे ने बनाया था। किसने बनाया था? विलियमसन जे जैसे ने बनाया था। तो ध्यान रखना, ये जो कंपाउंड है हमारा वो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कौन सा वाला? ये वाला फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। देखो ये दो तीन चीजें हैं वैसे इसमें, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। द सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो किस तरह का होता है? तो देखो अभी मैंने आपको दो बातें बताई थी कि अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब तो वो एसिडिक नेचर का ऑक्सीडेशन बनाएगा, ठीक है। और अगर वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फिर वो बेसिक नेचर का बनाएगा। और देखो मैंने आपको जब डी ब्लॉक पढ़ाया था या ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ाया था तो मैंने वहां पे कंसेप्ट बताया था आपको HOCA का। और वो क्या था कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई हैलाइड है और उसमें मेटल की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो कोवलेंट नेचर का होगा और उसकी नेचर जो है वो एसिडिक होगी। तो आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं और फेरिक जो है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के कारण ये जो होगा वो हल्का अम्लीय या स्लाइटली एसिडिक होगा। कैसा होगा? स्लाइटली एसिडिक होगा। ये आप चेक कर लो अच्छी, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू बाय एडिंग कॉपर टू ए सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। AgNO3 के विलयन में कॉपर मिलाने पर विलयन नीला हो जाता है, क्यों? तो देखो सीधी सी कहानी आएगी। यहाँ पे आपके पास एक तो कॉपर है और कॉपर है, उसके बाद आपका यहाँ पे एक AgNO3 है जहां से Ag+ निकल के आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें कॉपर ऊपर आता है और Ag नीचे आता है। इस कॉपर का तो होगा ऑक्सीडेशन और इसका होगा रिडक्शन। अब सॉरी जस्ट 1 मिनट, इस Ag+ का होगा रिडक्शन, यहाँ पे इसका हुआ है ऑक्सीडेशन और इसका हुआ है रिडक्शन। और आपको सबको पता है बेसिकली, अगर नॉलेज है तो नॉलेज का क्या फायदा होता है, सबको पता है जो कॉपर का ब्लू कलर होता है वो Cu+ आयन के कारण होता है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन बैठ रही है देख लेते हैं। Ag+ आयन आर ऑक्सीडाइज्ड, नहीं भाई इनका तो रिडक्शन होता है। Ag आयंस प्लस आर रिड्यूस्ड, बिल्कुल इनका रिडक्शन होगा, ये सही स्टेटमेंट है। कॉपर रिड्यूस मतलब ही नहीं है, कॉपर 2+ आयन आर ऑक्सीडाइज, ये तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रख लेना इस बात का, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इसकी जगह ये लिखा हुआ था कि कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है तो भी वो करेक्ट आंसर होता, तो भी वो करेक्ट आंसर होता। तो आप अच्छी तरीके से समझ लेना सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और करेक्ट क्यों है वो आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से, क्योंकि Ag+ आयन का रिडक्शन होगा और Cu+ आयन का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ वुड आर, कि लकड़ी के परिरक्षण हेतु निम्न धातु के कार्ब धात्विक यौगिक प्रयुक्त होते हैं। देखो एक मजे की बात, देखो ये क्वेश्चन RPS, देखो अब जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके RPSC 2011 के हैं। और ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है वो RPSC 2022 में भी पूछा गया है। 2011 का क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है, मीन्स क्वेश्चन क्या हो गया है, बिल्कुल रिपीट हो गया है। और इसका आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, इसका जो आंसर है वो स्टेनस,
ये आप लोग समझ लेना। और मैंने जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ाया था, ध्यान रखना इस बात का, उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, उसके यूजेज में, स्टेनस के यूज में मैंने बताया था, और ऐसे के ऐसे वो क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, निकिल टेट्रा कार्बोनाइल, आयरन पेंटा कार्बोनाइल और क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज रेस्पेक्टिवली। इन तीनों यौगिकों में इन तीनों मेटल्स की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो देखो NiCO4 का तो अभी हमने निकाला था, इसका निकाला था हमने, जो हाइब्रिडाइजेशन था वो निकाला था। देखो एक बार NiCO4 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर तो 0, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 3d8 4s2। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो देखो पहले तो 3d इलेक्ट्रॉन, फिर 4s इलेक्ट्रॉन और फिर 4p इलेक्ट्रॉन। देखो 5 ऑर्बिटल d, 10 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन पहले इनमें भरे जाएंगे। भरते कैसे पता ही है। 1 2 3 रुक जाओ, अगर लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग है तो फिर पेयरिंग, और बाद में पूरे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया वो sp। ऐसे ही देखो FeCO5, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 3d6 4s2। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं 8, और सिस्टम वो का वही रहेगा। देखो अब अच्छी तरह से समझ लेना, ये 4s और 4p, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने बनने हैं 8, और 8 बनने हैं, तो देखो 1 2 3 रुक जाओ 4 5 6, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 7 और 8। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो आ जाएगा DsP3। और ठीक है, एक और रह गया आपका क्या CrCO6, और CrCO6 का मतलब क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d4 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए पहले 3d ऑर्बिटल, फिर 4s ऑर्बिटल, और फिर आपका 4p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल बना देते हैं, ये 3d 4s और 4b, 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। 1 2 3 रुक जाओ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवा दो। तो यहाँ से 2 तो d 1s और 3p का मतलब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर ये सीक्वेंस है तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा सेकंड वाला, sp3 dsp3 और D2sp3। अब देखो आप ये वाला मत कर देना, वरना गलत हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने समझा दिया है कि कौन सा d ऑर्बिटल इनर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है या फिर आउटर d ऑर्बिटल यूज हो। वो पढ़ा है हमने, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज। इसको भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जोड़ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, ध्यान रख लेना। एक तरह से यहाँ पे भले ही आपको कार्बोनाइल कंपाउंड लग रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन एक तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हैं, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड तो आपके सिलेबस में ही नहीं थे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा चीजों का, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस कंपाउंड। देखो ये कंपाउंड दिया है, जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो कितने आयन बनाएंगे ये बताना है। तो देखो आपको पता है, एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं और एक डबल साल्ट होते हैं। तो डबल साल्ट जो होते हैं, दिक् लवण जिन्हें बोलते हैं, वो एक तरह से सारे के सारे आयंस का टेस्ट दे देते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे आयंस का टेस्ट नहीं देते हैं। इनमें जो कोऑर्डिनेट ग्रुप में इस कोऑर्डिनेशन या इस जो ये कोऑर्डिनेशन जो क्या बोलते हैं इसको, जस्ट 1 मिनट, जो एक ब्रैकेट है, कोऑर्डिनेशन जो ब्रैकेट जिसे हम लोग बोल सकते हैं, इसमें जो स्पीशीज होती हैं वो सारी की सारी अपनी टेस्ट नहीं देती हैं। ये कॉमन पूरे के पूरे इस कोऑर्डिनेशन एटमॉस्फेयर
इस कोऑर्डिनेशन एटमॉस्फेयर का ही टेस्ट देते हैं, ये ध्यान रख लेना। तो ध्यान रखना, अगर इस कंपाउंड का हम लोग डिसोसिएशन करवाएंगे या आयोनाइजेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहां से CONH3 Cl प्लस 2Cl माइनस। तो देखो एक आयन तो ये, दो आयन ये, 1 + 2 टोटल 3 ही आयन बनेंगे। आप अच्छी तरीके से समझ लो, और टोटल 3 आयन बनने का मतलब है सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड इज द कोऑर्डिनेशन स्पेयर, सही है बिल्कुल। मेरा बहुत थोड़ा सा स्पेयर वाला वर्ड स्लिप हो गया था, दैट वन। ये जो एक तरह से ये जो ब्रैकेट में जो पूरा ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। एक्चुअली मैं बोलना तो हिंदी में चाह रहा था, इंग्लिश वाला तो मुझे याद था वैसे, तो हिंदी में मुझसे एक नाम नहीं बन पाया कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे। बाकी नोट्स में तो सारा लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। जो चीज मुझे समझानी थी वो मैंने बता दी आप लोगों को। तो अभी तक जो हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आरपीएससी 2011 स्कूल लेक्चरर की एग्जाम से पूछे गए थे। अब जो हम लोग आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो आपके आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 के होंगे, ध्यान रख लेना। चलो आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव N-1 D10 NS2 कॉन्फ़िगरेशन। निम्न में से कौन से तत्व का विन्यास N-1 D10 NS2 नहीं है। तो देखो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखो यहां से इसका आंसर देखने के लिए इन 3 चीजों को कंसीडर करेंगे, जिंक कैडमियम Hg। और जिंक कैडमियम Hg का क्या है, ये मतलब मैं बता दूं, ये 3D सीरीज का, ये 4D और ये 5D सीरीज का लास्ट का एलिमेंट है। और इनमें जो होता है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D10 मतलब ND, सॉरी अगर इसको सही लिखा जाएगा तो N-1 D10 और NS2 होगा इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब देखो एक बच गया आपका AU, इसको देख लेते हैं। देखो Hg का एटॉमिक नंबर होता है 80 और इससे जस्ट पहले होता है AU, इसका एटॉमिक नंबर होगा 79। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सबको पता है, दो तरह का हो सकता है। या तो हम लोग इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखें वो क्या लिख देंगे, N-1 D10 N1, सॉरी NS1, जस्ट 1 मिनट, NS1 D10 NS1, ये ध्यान रख लेना। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये फुल फिल्ड, ये हाफ फिल्ड। तो आप इस चीज का ध्यान रखना अच्छी तरीके से, आपको कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 5D10 6S1 का मतलब जो AU है हमारा, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस तरह का नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक आयन। डायामैग्नेटिक आयन की परिभाषा मैंने पहले बता दी कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट, ध्यान रख लेना भाई। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो सारी डायामैग्नेटिक होंगी। तो देखो Ti+4 और Ti+4 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D0 4S0, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है क्योंकि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम, तो क्या होता है 3D2 4S2। तो जब चारों इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये वाली कहानी आ गई। वेनेडियम+3 तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3D3 4S2, 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद भी 3D2 बच जाएगा, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। अगर क्रोमियम+3 की बात करें तो क्रोमियम+3 नॉर्मल क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला होता है, 3 जाने के बाद 3D3 बचेगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर कॉपर+2 की बात करें तो कॉपर+2 जनरल कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D10 4S1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 3D9,
का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये सारे के सारे तीनों के तीनों पैरामैग्नेटिक, बट ये वाला डायामैग्नेटिक। अच्छी तरह से समझ लो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड K2 जिंक OH4 ब्रैकेट बंद और इज, मतलब एक कंपाउंड है ये, कोऑर्डिनेशन, इसका आईपीएसी नेम बताना है। देखो सबसे पहले तो क्या करें हम लोग, अगर इसका आयोनाइजेशन करवाएं, अगर इसका आयोनाइजेशन करवाएं तो क्या बनेगा, 2K प्लस प्लस ZnOH4 और यहाँ पे 2 माइनस, और यहाँ से -2 माइनस से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2 आएगा। लेकिन देखो ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसको जिंकेट लिखेंगे, क्योंकि अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे नेगेटिव चार्ज है तो उसके लास्ट में 8 लगाया जाता है। वो सारे नियम आपको पता होना चाहिए। बस सीधा सा हो गया अब आपका, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या हुआ, नाम क्या हुआ, पहले पोटेशियम, फिर टेट्रा पोटेशियम, फिर टेट्रा हाइड्रोक्सी और फिर जिंकेट। तो देखो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेना भाई आप लोग। वैसे कोई दिक्कत ही नहीं थी इसको क्वेश्चन में, क्योंकि जिंकेट एक ही जगह है बस। जो जिंकेट हमें लिखना था वो केवल एक ही ऑप्शन में था, तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउटफुल या कंफ्यूज होने की जरूरत किसी को भी नहीं थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, ध्यान रख लेना। क्या है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि निम्न में से कौन सा तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाता है। तो ध्यान रखना, मैंने नीचे एक चार्ट लगा दिया है और इस चार्ट में मैंने बता दिया कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसमें से केवल जो 4 ऑप्शन है उनमें से केवल स्कैंडियम ही ऐसा है जो केवल एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, मींस ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो स्कैंडियम। बाकी कॉपर भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 +2, टाइटेनियम भी +2 +3 +4 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, निकिल भी बेसिकली +1 तो बहुत रेयर, लेकिन +2, ठीक है, सॉरी +2 +3 और +4 शो करता है। सॉरी निकिल भी +2 +3 +4 शो करता है, बट स्कैंडियम ध्यान रखना ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो स्कैंडियम। स्कैंडियम का मतलब जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये टेबल मैंने बना दी है, यहाँ पे देखो, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा बड़ा कर दूं मैं आप लोगों को अगर नहीं दिखे तो, क्योंकि क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। आप लोग यहां से देख लेना एक बार सारा का सारा, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, ये हटा देता हूं मैं, आपको क्लियर दिखाई देगा बिल्कुल कि हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये ध्यान रख लेना, बहुत काम की टेबल है ये, मैंने क्लास में भी करवा रखी है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने बता दी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या है, EAN ऑफ मेटल एटम FeCO5 एंड CO2COH आर रेस्पेक्टिवली। FeCO5 एंड CO2COH में परमाणुओं का मतलब आयरन और कोबाल्ट की बात कर रहा है, का प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN कितना होगा। वही हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करवाना है। और देखो अभी मैंने बताया था, आपको क्लियर पता है FeCO5 का तो हमने कर ही लिया था, कितना होगा 26, तो स्केयर 5 दूनी 10, कितना हुआ 36। अब आपका रहेगा कोबाल्ट 2CO8। देखो 2 कोबाल्ट है तो इसमें एक कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड भी होता है, ध्यान रख लेना। और कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड होगा तो देखो यहां से मान लेंगे 2x, या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। देखो एक बार, मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कोबाल्ट में कितने हुए 27, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे
2 इंटू 27, सही है, प्लस यहाँ पे कोबाल्ट कितना हुआ, 8 दूनी 16, और एक कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे, तो टोटल जो योग आएगा आपका वो 72 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना होगा, तो 1 + 18 कितना हुआ 72, यहाँ पे 2 कोबाल्ट है तो 2 का भाग देंगे तो एक के हिस्से में कितना आ गया 36। इसका मतलब इस कंपाउंड में भी कोबाल्ट का जो EAN है वो 36 है, और इस कंपाउंड में आयरन का जो EAN है वो 36 है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो भैया आप लोग, यहां तक अगर कोई भी इश्यू हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो। देखो मैंने तरीका बता दिया है, द ज्योमेट्री ऑफ COCN6 3- कॉम्प्लेक्स एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोबाल्ट इन इट। देखो इस तरह के कंपाउंड्स या इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। देखो मैं फिर बता रहा हूं, कोबाल्ट CN6 3-, देखो यहाँ पे सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना +3, और +3 में जो कोबाल्ट है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या बचेगा 3d6। ठीक है, अब 3d6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हमें भरने, और 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो वही 5 तो d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ये आपका 4s, ये आपका 4, 3d 4s 4p, 6 इलेक्ट्रॉन बनने 1 2 3, रुक जाओ, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 4 5 6, देखो 2 ऑर्बिटल ये, 1 ऑर्बिटल ये, 3 ये, 6 ही तो चाहिए, तो क्या हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी इस वन। और इसके अकॉर्डिंग अगर करेक्ट आंसर जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरीके से। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रख लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन, यहाँ पे 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग इस चैप्टर के, तो 2-3 क्लासों में हो जाएगा। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच लिगेंड इज एक्सपेक्टेड टू बाइडेंटेड, निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड द्विदंती है। द्विदंती का मतलब समझते हो, बाइडेंटेड का मतलब जो लिगेंड 2 जगह से किसी मेटल से जुड़ता हो। तो देखो एक एक करके बता देता हूं, CH3CN यहाँ पे केवल नाइट्रोजन मेटल से जुड़ता है। Br इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये सिंपल कहानी है। CH3NH2 यहाँ पे भी सोचने की कहानी है। ये तीनों के तीनों लिगेंड जो हैं वो मोनोडेंटेड हैं। लेकिन अगर आप इस वाले की बात करोगे ऑक्जेलेट की, तो ये ऑक्जेलेट कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर का होता है। यहाँ पे ये दोनों मेटल से जुड़ते हैं, इसलिए ध्यान रखना ये जो होगा वो आपका बाइडेंटेड होगा। और बाइडेंटेड होने का मतलब क्या निकल के आया कि ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखना, इस तरह के लिगेंड को कीलेटिंग लिगेंड और बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, जब 2 जगह से जुड़ता है तो रिंग बनाता है, कीलेट बनाता है, इसलिए इस तरह के लिगेंड को कीलेटिंग लिगेंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।